Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. First question for today is the Gini coefficient, often cited in inequality reports, measures which of the following? So basic economy है ना, कुछ कर्व्स आप पढ़ते हैं काफ़ी सारे जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं लाइक सबसे बेसिक फिलिप्स कर्व, फिर आप लेफर कर्व पढ़ते हैं, वैसे ही आप लॉरेंस कर्व पढ़ते हैं ना. So as far as Gini coefficient is concerned, we have to just focus first on what is Lorentz curve है ना. So like Lorentz curve simply क्या होता है देखिए, it simply shows है ना the income distribution in a population, कि कैसे आपका किसी नेशन की जो इनकम है वो पॉपुलेशन में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लोगों को कितना इनकम है ना, इस तरह से. तो सिंपली आप ऐसे कर्व बनाते हैं, ठीक है. इस साइड आप रखते हैं मान लो इनकम, ठीक है, और इस साइड रखते हैं आप पॉपुलेशन, एंड यू ड्रॉ कर्व. लेट्स जस्ट से दिस इज लाइक योर लॉरेंट्स कर्व है ना. तो आप इसको बोलेंगे लॉरेंट्स कर्व, जो कि आपका एक्चुअल स्टेट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, एक्चुअल रियलिटी. अब होगा क्या, आइडियल स्टेट क्या होगी कि भाई सभी लोगों को बराबर मिले, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, जो बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पे ऐसे हो, जो आपका बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन दिखाए कि भाई आपका जो ऑल हैव लाइक सेम इनकम है ना. तो होता क्या है देखो ध्यान से, ये था लॉरेंट्स कर्व, सिंपली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है विद इन अ पॉपुलेशन. अब ये था आपका लॉरेंट्स कर्व, ये ठीक है, ये वाला ग्राफ आपका लॉरेंट्स कर्व है, और ये आपका क्या है, इक्वल इनकम लाइन है ना, इक्वल इनकम, यहाँ पे इनकम पॉपुलेशन वो सब सेम है. अब मुझे ये बताओ, ये आपका रियल मतलब कि एक्चुअल कंडीशन, ये आपका आइडियल, आप इसको अचीव करना चाहते हैं ना. तो होगा क्या, आप जब परफेक्ट इक्वालिटी अचीव करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ये कर्व जो है, ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन की तरफ को क्या कर जाए, टेंड कर जाए और इस पे ओवरलैप कर जाए. तो आप जो है ये देख रहे हो, ये इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया, इसको क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो. जैसे ही आप इस एरिया को मिनिमाइज कर दोगे तो ये लाइन इधर ओवरलैप हो जाएगी, तो आप इक्वल इनकम लाइन को अचीव कर लोगे. अब समझो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है. गिनी कोफिशिएंट आपका सिंपली इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन, उसको मेजर करता है. अब ये कैसे मेजर करता है, देखो सिंपली मैंने अभी अभी बोला कि इनकम इनइक्वालिटी का आइडिया आप इस एरिया गैप से लगा सकते हो, ठीक है. अब क्या होता है देखो ध्यान से, एरिया अंडर अ कर्व में ही सारा मतलब मैथमेटिकल जो भी इंटरप्रिटेशन होता है उस पर नहीं जाऊंगा. आप सिंपली ये समझो, एक तो लॉरेंट्स कर्व के जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, लॉरेंट्स कर्व के जस्ट नीचे इसको मान लूँ मैं बी, और ये जो बीच का गैप है इसको मान लूँ मैं ए. एरिया बोल रहा हूँ, यूनिट्स में है ना, यूनिट एरिया. तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिखूं कि a अपॉन ए प्लस बी, तो a प्लस बी तो क्या है आपका, जैसे a प्लस बी में आपका क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सेम इनकम वाले भी आ जाएंगे, फिर आपका लॉरेंस कर्व के नीचे वाले भी आ जाएंगे. तो मुझे ये बताओ a क्या बताएगा आपका, ये रेशो इट इज प्रोपोर्शनल टू a. और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट इज दिस इज a अपॉन ए प्लस बी. अब मुझे ये बताओ गिनी कोफिशिएंट अगर जैसे a बढ़ेगा तो गिनी कोफिशिएंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है, आपको समझ आता है. अब मुझे ये बताओ, ये ए को हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था ना, मिनिमाइज करना था ना, ताकि ये ओवरलैप कर जाए. तो एक्चुअल में क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी आप ऐसे देखते हो कि आप गिनी कोफिशिएंट को मिनिमाइज करना चाहते हो. मतलब कि जब आपका गिनी कोफिशिएंट बिल्कुल एरिया जीरो हो जाएगा है ना, मतलब आइडियल स्टेट में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगी लाइन, ए अगर जीरो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, परफेक्ट इक्वालिटी आ जाती है. तो इतनी सारी पीएचडी की आपको नीड नहीं है. आपको क्या पता होना चाहिए, देखो आपको बस इतना पता होना चाहिए, लॉरेंट्स कर्व क्या बताती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन. उसी लॉरेंट्स कर्व में गिनी कोफिशिएंट होता है. फॉर्मूला ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए गिनी कोफिशिएंट आपका क्या बताता है, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन, किस हद तक इनकम इनइक्वालिटी है. और गिनी कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ए होगा, ए मतलब कि उतना ज्यादा गैप होगा. तो ये गैप क्या बताता है कि हम आइडियल स्टेट से कितना दूर है, तो इसका मतलब आपका इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो आपको बस ये याद रखना है. और गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो गिनी कोफिशिएंट इज द रेशो. रेशो क्या हो सकती है, देखो या तो एरिया जीरो हो जाए या तो ये एरिया पूरा इसको ही कवर कर ले.
मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका जो गिनी कोफिशिएंट होता है दैट विल वेरी फ्रॉम, बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। क्या ये समझ आता है? और जीरो जब होगा तो ये एरिया मिनिमम, मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी। तो आपको ये समझ आना चाहिए द गिनी कोफिशिएंट ऑफन साइटेड डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इट इज डिराइव फ्रॉम द लॉरेंट्ज कर्व, बिल्कुल सही, रेंजेस फ्रॉम 0, ठीक है, बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया तो परफेक्ट इक्वालिटी आ गई, टू 1 दैट इज परफेक्ट इनइक्वालिटी, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, बेसिक इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मालाबार एक्सरसाइज, हम इतनी बार इस चीज को कर चुके हैं। इट इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है, मैंने काफी बार बताया, इंडिया, यूएसए और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना। एक वेस्टर्न क्वाड भी होता है जिसको हम I2U2 भी बोलते हैं, है ना। आई विल लाइक वांट यू ऑल टू कमेंट कि क्या है ये I2U2, है ना, कौन कौन से नेशंस आते हैं इसमें। इफ़ यू नो अबाउट दिस जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस बार ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है, यूएसए का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, गुआम आइलैंड, वहाँ पे ये होस्ट हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जनजातीय गौरव दिवस, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इज सेलिब्रेटेड ऑन November 15 एवरी ईयर, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए इनको भगवान क्यों बोला जाता है ना, ये सारी चीज़ें। एंड इससे आपको ये पता होगा उलगुलान मूवमेंट, है ना, उलगुलान मूवमेंट या द ग्रेट टुमुल्ट, ये आपको पता होगा, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे ये, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ झारखंड। नेक्स्ट जनजाति गौरव वर्ष, ये इसी से रिलेटेड है, टू कमोमरेट या टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट ट्राइबल कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज कल्चरल इकोसिस्टम, है ना। या आपका इंडियाज फ्रीडम फाइट जो भी है ना, तो ये आपका ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है। साथ ही साथ टू लाइक सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, प्लीज कमेंट द नेम ऑफ हु रोट वंदे मातरम, है ना। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले बताया भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इंडिया भूटान रिलेशंस। इंडिया भूटान रिलेशंस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट भूटान के साथ हमारी टाइज हमेशा से कैसे रहे हैं। लाइक डिप्लोमेसी की अगर बात करूं तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बी इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, उनमें इन्वेस्ट किया है। अब आपको ये सुनने में अजीब लगेगा बट इंडिया क्या करता है, भूटान में इन्वेस्ट करता है टू एस्टेब्लिश HEP, और फिर वहीं जो HEP है उसकी जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाई बैक करता है। क्या करता है? बाई बैक, है ना, खुद ही खरीदता है, खुद ही इन्वेस्ट करके बनाया है, फिर वहां से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको खरीदता है फॉर आर क्लीन एनर्जी लाइक गोल्स। बट ये ऐसा क्यों है? अब आपको ये नॉनसेंस लगेगा, लाइक वेस्ट ऑफ लाइक फाइनेंस, बट दिस इज व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स अबाउट, this is what is geopolitics about. If we don't like actively include Bhutan in our diplomatic ties, तो चाइना उनके साथ कैसे, मतलब ऑब्वियसली चाइना कैन टेक द चांस, है ना। और उस पर भी भूटान इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज भूटान इज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और आपको भी पता है कि चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, उसके आसपास से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द लाइक कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया असेस भूटान इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड बाइज बैक द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ताल चुक प्रोजेक्ट हो गया, मंगदेचू प्रोजेक्ट हो गया, है ना, और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करता है बाई करना फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, है ना। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की चीज़ है जो आपको नॉर्मल जो आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं ना, प्रेगमेटिक होके, उससे अलग वर्क करती है जियो पॉलिटिक्स, है ना। ये आपको नॉनसेंस लग रहा होगा बट दिस इज हाउ द लाइक डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर्क, है ना। नेक्स्ट है CBDR। अब CBDR आपका रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मैंने आपको बताया था रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, साइन हुआ था। अब CBDR क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना,
या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमारी बैटल है, दैट इज नॉट जस्ट ऑफ वन नेशन, इट इज अ कॉमन, है ना, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डिफरेंशिएटेड। मतलब कि है तो सभी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किस डिग्री पे है ये डिफरेंशिएटेड है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन है सभी देश को, लेकिन कौन देश किस हद तक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करेगा, किस डिग्री तक, वो सबका सेम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि देखो जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे हैव टू बियर अ ग्रेटर शेयर, बिकॉज अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि डेवलप्ड जो आज डेवलप्ड हैं वो क्यों डेवलप्ड हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें करी है ना जिससे आज क्लाइमेट इश्यूज हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशन तो अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, तो उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है। अब हम किसी डेवलपिंग नेशन को नहीं बोल सकते कि आप एकदम से क्लीन एनर्जी निकाल लो, आप एकदम से सारा एमिशन बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज उस चीज़ के लिए फंडिंग चाहिए, उस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ हद तक जो है क्लाइमेट, जो आपका अगर मैं बात करूं क्लाइमेट के साथ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो होता ही रहेगा। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने जो किया वो तो ऑल अलोंग हिस्ट्री किया ना, वो डेवलप पहले थोड़ी ना थे, वो आज डेवलप्ड है, तो उन्होंने हिस्ट्री में जो क्लाइमेट एक्सप्लोटेशन किया है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की है, कौन ज़्यादा बर्डन आपका बियर करते हैं इन सब चीज़ों का। जो भी आपका, अगर मैं क्लाइमेट अगर बैटल में शेयर की बात करूँ तो दैट इज डेवलप्ड नेशन, उनको अच्छे से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज आज ये डेवलप है। मतलब आपका जो, अगर मैं बात करूं कि क्लाइमेट को जो इतना हार्म एंड ऑल है, तो पहले जो डेवलपिंग नेशन अभी हैं, जो मतलब अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की जब हम बात करते हैं, तो ग्लोबल साउथ जो है वो तो अभी डेवलपिंग है ना, तो आप ये सोचो कि उन्होंने थोड़ी ना पहले ये चीज़ें की है। आज जो क्लाइमेट की स्टेट है वो नो डाउट ग्लोबल साउथ की वजह से हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ऑल अलोंग हिस्ट्री आज जो डेवलप्ड खुद को बोलते हैं, करा तो उन्होंने ही है ना, तो दैट्स द थिंग, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो CBDR आता है। नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट, आपको पता होना चाहिए 1992 का रियो अर्थ समिट, जिसमें UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ एक और चीज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साथ ही साथ एक और था, मैंने आपको बताया है काफ़ी बार, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद डेजर्टिफिकेशन, है ना, डेजर्टिफिकेशन के साथ, तो ये साइन हुए थे। इसके बाद इसी फ्रेमवर्क के अंदर हर साल कॉप मीटिंग होती है, कॉप मीटिंग इस बार COP30 है, दैट इज जो आपका स्टार्ट हो चुकी है, इट इज इन बेलेम सिटी ऑफ ब्राज़ील, और ये रियो डी जनेरियो भी आपका ब्राज़ील में ही है। ठीक है, रियो अर्थ समिट। अब इसी के अंडर जब आपका कॉप मीटिंग आपका 2015 में जब हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट तब साइन हुआ था पेरिस में। दैट इज पेरिस एग्रीमेंट क्या है कि आपका जो इंडस्ट्री लगने से पहले की जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर कुछ रहा होगा, जब आपका इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो ग्लोबल टेम्परेचर कुछ होगा उस टाइम पे, प्री इंडस्ट्री टाइम पे। तो हम ये ट्राई करते हैं कि टू कंट्रोल द राइज ऑफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको बाद में 1.5 डिग्री सेल्सियस टू बी एग्जैक्ट, है ना, फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आप सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइज जो है उस रेंज में आप जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज है उसको लिमिट करना चाहते हो, है ना। फिर पेरिस एग्रीमेंट आपका लीगली बाइंडिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक पोर्शन जो है दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो आपका लीगली बाइंडिंग नहीं, जो आपका वॉलेंटरी है। ठीक है, कि हमने तो ठीक है आपको ये बोल दिया कि पेरिस एग्रीमेंट में इतना टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, वो उसके अलावा आप खुद से क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। कोई देश बोलेगा मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, कोई देश बोलेगा मैं इतना रिडक्शन करूंगा अपने एमिशन में। तो आपका क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट तो लीगली बाइंडिंग है, बट इसका जो इसमें एक पार्ट है दैट इज ऑल्सो अलाउज फॉर NDC, है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, दिस इज वॉलेंट्री, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये नेशन अपने हिसाब से कमिट कर सकता है, और उस कमिटमेंट का कोई ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, तो इट इज लीगली बाइंडिंग, है ना, बट अलाउज फॉर वॉलेंटरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज NDCs, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए जो टेररिज्म के अगेंस्ट। तो इसमें क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर्स द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स एज अनलॉफुल बाय ऑफिशियल गैजेट, है ना, कैन डिक्लेयर दीज थिंग्स बाय ऑफिशियल गैजेट, है ना। फिर इसमें आपका सारी चीज़ें कैसे डील करना है क्या, उतना हमें पता मतलब होने की जरूरत नहीं होती है। अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओनली इंडिविजुअल, बोथ कैन बी डेजिग्नेटेड एज
टेररिस्ट्स और अनलॉफुल, बिल्कुल सही, बाय द मीन्स ऑफ ऑफिशियल गैजेट है ना। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट कैन डिक्लेयर एनी एक्टिविटी एज अनलॉफुल, एनी लाइक दैट कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एज टेररिस्ट और अनलॉफुल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द सेंट्रल एजेंसी टू काउंटर द टेररिस्ट या टेररिज्म एक्टिविटीज है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एस्टेब्लिश हुई थी इन 2008 बाय NIA एक्ट ऑफ 2008 है ना। और इट इज द सेंट्रल एजेंसी टू डील विद ऑल दीज थिंग्स विच कैन अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, द सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन है ना, ऑब्वियसली आवर नेशन, टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द दिस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज रियो अर्थ समिट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट, अभी बताया UNFCC, CBD, UNCCD है ना, इन तीनों की फुल फॉर्म भी मैंने बताई है, आपको पता होना चाहिए। और रियो अर्थ समिट कहाँ हुई थी, आपका ब्राजील में है ना, रियो डी जेनेरो, आपको पता भी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, comment on it, share it, subscribe to my channel. It will just keep me motivated to like continue this series by making these videos daily for you guys, and I will see you all in the next video. Thank you again.